हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हम संचयन भाग 2 का दूसरा पार्ट। संचयन हमारी बुक जो है वो एक स्टोरी बुक है जिसमें सिर्फ स्टोरीज दी हुई हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये स्टोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ये हमारी जो एग्जाम है उसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो दीर्घोत्तरीय जो हम जितने भी स्पर्श में हमने काव्य और गद्य खंड पढ़े हैं वो सभी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट्स में आंसर में आते हैं। लेकिन जो ये प्रश्न इस बुक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यानी संचयन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन्हें कम से कम हमें 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में लिखना पड़ता है, यानी 80 वर्ड्स का हमें होना ही चाहिए उनका। और इनकी मार्किंग 3 अबव रहती है, यानी कि 3 या उससे अबव में आती है। तो बहुत सावधानी से इस पाठ को पढ़िए, समझिए। और क्या है ये पाठ, हम आपको ये समझाते हैं। सपनों के से दिन, इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह जी ने जो ये पाठ लिखा है, सपनों यानी कि सबके बचपन के जो दिन होते हैं वो सपनों कैसे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपने बचपन की यादें बहुत सताने लगती हैं, स्कूल जाना, वो सारी चीज़ें याद करना, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम स्ट्रेसफुल लाइफ में आ जाते हैं। मतलब हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर और भी सारी जिम्मेदारियां पड़ने लगती हैं सभी को। जब जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, जिम्मेदारियां महसूस करते हैं, हमें अपने बचपन के दिन बहुत अच्छे से याद आने लगते हैं कि क्या थे वो दिन। तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए सपनों के से दिन जो है वो गुरुदयाल जी ने लिखी। ये गुरुदयाल जी की आत्मकथा का थोड़ा सा अंश है, यानी कि उसमें से एक पार्ट लिया गया है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि ये पाठ हमसे बोल क्या रहा है। पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। यह पाठ गुरुदयाल सिंह जी की आत्मकथा का एक अंश है, यानी उन्होंने जो आत्मकथा अपनी लिखी है उसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। यह एक ऐसी कथा है जिसे भुला देना कठिन है। क्यों भुला देना कठिन है? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो इस कहानी को हम अपने आप से रिलेट करते हुए चलेंगे। हमारे साथ बचपन में भी यही होता था जो गुरुदयाल जी के साथ में हो रहा है। इसलिए इस पाठ की स्मृति में बने रहने का जो अन्य वजह है वह यह है कि इसे पढ़ते हुए पाठक को बार बार ऐसा लगता है कि जो दिनचर्या मेरी थी, जो शरारतें, जो चुहलबाजियां, आकांक्षाएं, सपने मेरे थे जो मैंने आज तक किसी को भी बताए नहीं थे, वो लेखक को कैसे मालूम पड़ गए। कहने का मतलब है जो लेखक अभी अपने बारे में लिखेंगे और पाठक यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, यानी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पाठक हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा अरे ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ घटित हुई और ये हमने कभी किसी को नहीं बताई, मगर ये लेखक को सारी चीज़ें कैसे पता चल गई। तो इस तरीके से इन सारी स्मृतियों के साथ हम उनसे जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो यहाँ पर हम उनको देखना शुरू करते हैं कि इस कहानी को गुरुदयाल जी ने कैसे लिखा है। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताते हैं कि बचपन में जब वह और मेरे साथ ही खेला करते थे, यानी कि अब वो वहां पर बता रहे हैं जहां पर गुरुदयाल जी अपने साथियों के साथ में खेला करते थे। क्या होता था, सभी एक जैसे लगते थे, सभी की हालत एक ही जैसी, एक ही उम्र के, भागते दौड़ते, फटे गंदे, सब फटे कपड़े पहने हैं, मिट्टी में लते पुते हैं, सब जैसे गांव में बच्चे रहते हैं, लगभग सभी एक जैसे ही लगते हैं। तो सब एक जैसे लगते थे। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, एक कई जगह से फटे उनके कुर्ते और बिखरे बाल। ये सभी जितने भी आप छोटे बच्चे अभी भी कहीं अगर अपने आप आसपास देखोगे तो बच्चों की कंडीशन लगभग ऐसी ही रहती है। जो खूब अच्छे से मस्त होकर खेलते हैं, लगभग सभी बच्चों की कंडीशन एक जैसी रहती है। खेलते हुए इधर उधर भागते भागते वे गिर पड़ते जिससे पाँव छिल जाते। उनकी चोट देखकर माँ, बहनें और पिता उनकी पिटाई करते। अब जब मार होता ना तो घर वाले फिकर, क्यों इतना दौड़ते भागते हो कि तुमको चोट लग जाती है। तो ये जो कंडीशन रहती थी ना, तो जिसके भी माँ देखेंगे परेशान होंगे तो और एक दो चपत कस के लगा देते, क्या तुम इतना दौड़ते भागते हो तुमको चोट लग जाती है। तो ये जो होता है ये उनके साथ ही नहीं सभी के साथ होता है। हम जैसे जैसे कहानी पढ़ते चलेंगे आप अपने आप को उससे रिलेट करते हुए चलेंगे, अरे मेरे साथ भी तो ये होता था, मेरे मम्मी पापा भी तो मुझे इस बात पे मार देते थे। तो ये सारी चीजें, इसके बावजूद भी वे बच्चे अगले दिन फिर से खेलने चले, चाहे जितनी चोट लगे। और अगर अगले दिन उन्हें चोट लगी तुम्हें खेलने नहीं जाना है, नहीं, फिर बच्चों के साथ वो खेलने के लिए निकल जाते थे। इसके बावजूद भी बच्चे फिर खेलने जाते। लेखक बचपन में यह सब नहीं समझ पाए, कोई भी नहीं समझ पाता। बचपन में जो हम जी रहे होते सारी चीजें नहीं समझ पाते। जब अध्यापक की ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा तब उन्हें ये बात समझ में आई कि सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी।
उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे या फिर पढ़ने में रुचि ना लेते थे, पढ़ाई का महत्व नहीं समझ में आता था। यानी जब बचपन में हम रहते हैं, यार क्या ये पढ़ाई की फालतू की चीज़ें हैं, हमें तो खेलने में मज़ा आता था, मगर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझ में नहीं आती है। कब समझ में आती है? जब हम बड़े हो जाते हैं कि नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ इसी के ऊपर ही चलती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें होती, ये सारी चीज़ें कब लेखक को समझ में आई? जब उन्होंने अध्यापक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान में बच्चों की कैसी मनोस्थिति रहती है कि कैसे उनको हम मॉडलाइज करके पढ़ा सकते हैं, जब वो अध्यापक की ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी और समझी। स्वयं माता पिता भी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे, मतलब अब बच्चे तो लेते ही नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, मगर माता पिता भी इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। अभी आज की परिस्थिति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम परिस्थिति कर रहे हैं कि समझ लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की समय की बात है ये। तो उस समय लोग इतना इंटरेस्ट घर वाले भी नहीं लेते थे कि नहीं बच्चे पढ़ें। फिर वे उन्हें पंडित घनश्याम दास के लिंडे पढ़वाकर मुनीमी सिखाने में ज़्यादा रुचि लेते थे, मतलब वहाँ पर उनको डंडे पड़ते थे। मुनीमी यानी कि आप तुम पढ़ लो तो यहाँ हिसाब किताब करो, मतलब किसी अच्छे सेठ के यहाँ बैठ जाओ और वहाँ पर हिसाब किताब करो, ऐसी वहाँ पर सिखाया करते थे। लेखक के आधे से ज़्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों के से थे, यानी कि ऐसे जो व्यापारी के लोग थे। और जो लेखक के परिवार वाले थे वो सिंपल गाँव वाले थे। तो वहाँ पे जितने भी लोग आते थे सब अपना एम लेके आते थे, हमें अच्छा से पढ़ना है ताकि हम व्यापार अच्छे से कर सके। लेकिन लेखक के अंदर ऐसी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको तो खेलना कूदना और मस्त रहने वाले हिसाब था। उनकी बोली कम समझ में आती थी, यानी हरियाणा और राजस्थान से आए लोगों की बोली उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि वो खुद एक पंजाबी थे, तो वहाँ की लोगों की भाषा उनके समझ के परे रहती थी। उनकी बोली पर हंसी आती थी, पर खेलते समय कभी कभी वे ये बोली समझ में भी आ जाती थी। होती थी ना, खेल होती है एक हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उनको जब उनकी बोली सुनते थे तो उन्हें हंसी आती थी, लेकिन खेलते समय जो बॉडी लैंग्वेज रहती थी उनको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी। बचपन में लेखक को घास अधिक हरी और फूलों से सुगंध अधिक मुंह खाती। होता है ना, जब हमारे दिमाग में टेंशन नहीं हो तो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो घास का हरियाली जो पन होता है, हरियालीपन, वो ज़्यादा अच्छा लगता था और फूलों से बहुत ज़्यादा सुगंध आती हुई उनको महसूस होती थी। तो इस वक्त से उन्होंने ये चीज़ बताई कि बचपन कितना सुंदर होता है, यानी कि बचपन जिस समय हमें कोई टेंशन नहीं होती उस समय हर एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत मिलती है। लेखक को अभी तक फूलों की सुगंध याद है। हमें भी बचपन की बहुत सी सारी चीज़ें यादें रहती हैं, तो हमारे दिल में अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत अच्छे से घर कर जाए तो वो हमें याद रहती है। ये हमारे साथ ही नहीं, सभी के साथ में होता है, ये आपके साथ में भी होता है, तो ये लेखक के साथ में भी हुआ। उन दिनों स्कूल में शुरू के साल में 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी और फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां। समर वेकेशंस बहुत लंबी होती थी, यानी पहले स्कूल लगा फिर उसके बाद समर वेकेशन बहुत लंबी हो जाती थी, और इस समर वेकेशन में वो कहाँ जाया करते थे? ननिहाल, यानी अपनी नानी के घर जाया करते थे। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ी बाहर तालाब पर चले जाया करते थे। अब भाई घर जरूरी थोड़ी ना हर साल जाया जाए, तो जिस साल नहीं जा पाते थे वो क्या करते थे, घर से थोड़ा सा गांव के बाहर में एक तालाब था, वहां जाया करते थे और खूब मस्ती किया करते थे। क्या मस्ती करते थे? दूसरे बच्चों में कूद कर नहाए, दूसरे बच्चे जैसे तालाब में कूद कर नहाते थे वैसे वो भी डुबकी लगाकर खूब अच्छे से नहाते। कभी कभी उनके मुंह में गंदा पानी चला जाया करता, तो जाहिर सी बात है जब डूबेंगे तो कभी पानी चला जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो एक छोटी छोटी सी भी जो वक्तव्य है वो उन्होंने यहाँ पर उकेरे हैं, यानी कि उनके साथ जो छोटी सी एक घटना भी घटी है, यानी फूलों की सुगंध हो या तालाब का गंदा पानी मुंह में चले जाना हो, कुछ भी हो, वो उन्होंने बड़े अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया ना कि तालाब का गंदा पानी भी उनके मुंह में चला जाया करता था। इस प्रकार छुट्टियां बीतने लगती, यानी कि अब जो छुट्टियां हैं वो बीत रही हैं। ननिहाल तो गए नहीं, तो छुट्टियां बीत रही। अब छुट्टियों के साथ एक चीज बड़ी अच्छी अटैच होती है, वो होता है हॉलीडे होमवर्क। ये अभी नहीं पहले भी होता था ना यार, छुट्टी मिल रही, इतने सारे हॉलीडे होमवर्क मिल जाते हैं। तो ये अभी नहीं पहले लेखक के साथ भी हुआ है। अब उसकी क्या सिचुएशन रहती थी देखिए, मास्टर की डांट का डर बढ़ता चला जाता था। क्यों? क्योंकि हॉलीडे होमवर्क मिला है, हमने तो छुट्टियां इन सब खेल कूद में बिता दी,
अब जैसे जैसे स्कूल खुलने का समय आ रहा है, अब उनकी डांट का डर बढ़ने लगा। हम काम करके नहीं जाएंगे तो अब उनके डंडे पड़ेंगे, उनकी डांट पड़ेगी। अब मास्टर जी हिसाब से कम 200 सवाल दिया करते थे। 200 सवाल गिन के देते थे कि एक बच्चे को 200 सवाल दिए जा रहे हैं और तुमको ये हल करके लाने हैं। उनके करने का हिसाब लगाने लगते। अब उनके करने का हिसाब लगाने का क्या मतलब होता कि हमने इतने कर लिए, इतने बाकी हैं। अरे अब तो इतने कम दिन बाकी, इतने सारे सवाल हम इतने कम दिन में कैसे करेंगे। अब ये सभी के अंदर डर बैठता है। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती है ना और हमने होमवर्क ना किया हो तो वो डर, अरे समय इतना कम है और काम इतना ज्यादा है। तो ये डर लेखक के अंदर भी अब पैदा होने लगता। उस दिन छोटे लगने लगते, यानी कि उस समय जो था वो दिन जो है वो छोटे हो जाते थे। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमसे काम होता ही नहीं था। स्कूल का डर सताने लगता। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर जी की पिटाई खाने में, कौन इतना समय बर्बाद करे काम करने में, चलो हम मास्टर जी की पिटाई खा लेंगे। फिर उनका नेता हुआ करता था ओमा, यानी कि अभी जो उनके बच्चों का ग्रुप था जितना, अब क्या होता था उनका एक लीडर था। अब इन्होंने यहाँ छुट्टियों की बता दी, उनका डर बता दिया। अब ये अपनी टोली बता रहे हैं कि इनके जो टोली हुआ करती थी उनके जो सदस्य थे तो वो क्या थे। उनका एक हेड हुआ करता था, लड़के का नाम था ओमा। अब उसकी जो संरचना थी वो क्या थी, उसके जैसा लड़का कोई नहीं था। क्यों नहीं था? उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। हांडी मतलब वो होता छोटी सी मटकी होती ना, वो उतना उसका सर बड़ा था। उसका सिर ऐसा लगता था मानो बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो, यानी बॉडी छोटी और सर बड़ा था उसका। वह हाथ पांव से नहीं अपितु सिर से लड़ाई करता था, यानी कि उसका सिर बड़ा था, सॉलिड था, तो वो दूसरों को मारने के लिए सिर का ही इस्तेमाल किया करता था। वह अपना सिर दूसरे के पेट या छाती में मारा करता था। अब वो यहाँ पे उसकी फाइटिंग स्किल बता रहा है कि किस तरीके से वो लड़ाई करता था, कि अगर हाथ से मारेगा, छोटी बॉडी है तो हाथ से तो ज्यादा उसको लगना नहीं है, तो अब उसका सिर भारी है, अब वो सिर ही दूसरे वाले जो दूसरे सामने जिससे लड़ रहा है उसके कमजोर हिस्से पर वार करता, पेट पे या चेस्ट पे वार करता, जिससे उसको ज्यादा तकलीफ होती। सहपाठियों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रखा था रेल बम्बा, यानी वो इतनी तेज मारता था जैसे रेल का हिट हो, जैसे कोई रेल आके किसी से टकरा जाए और जो हिट का जो इफेक्ट हो वो इफेक्ट लगता था, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा था, रेल बम्बा। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उसमें केवल 9 कमरे थे और वो 9 कमरे एच आकार में बने थे, यानी जैसे एच होता है ऐसे करके एच होता है, इस तरीके से बने थे। इधर इधर रूम्स थे और बीच में ऐसे थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। हेडमास्टर यानी कि हमारे प्रिंसिपल, उनका रूम हुआ करता था। वे स्कूल की प्रेयर के समय सिर्फ बाहर आते थे। पीटी अध्यापक थे हमारे प्रीतम चंद, जो लड़कों की कतारों पर ध्यान रखते थे। कतारों यानी कि जब हम पीटी करते हैं तो लाइन लगवाई जाती है ना, तो उस लाइन का ध्यान रखना, ये काम किसका होता था, हमारे प्रीतम चंद जी का, यानी जो हमारे पीटी अध्यापक थे। वे बहुत कठोर थे, स्ट्रिक्ट होते हैं, पीटी टीचर मोस्टली स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर छात्रों की खाल खींचा करते थे। कोई करते खाल खींचना यानी बहुत पिटाई हो जाना, ये एक मुहावरा है। खाल खींचा करना मतलब बहुत पिटाई होना। परंतु हेडमास्टर उनके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। हेडमास्टर जो थे वो उनसे बिल्कुल अपोजिट नेचर के थे। क्यों? वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे कभी किसी छात्र को मारते नहीं थे, कभी नहीं उनको मारते। जैसे पीटी जो अध्यापक थे वो बहुत मारते थे, मगर हेडमास्टर जी कभी नहीं मारते थे। केवल गुस्से से कभी कभार गाल पर हल्की सी चपत लगा देते थे, होता ना नोटी, जरा सा गाल पे ऐसे करके छोटी सी चपत लगा देते थे। कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सब रोते हुए स्कूल जाया करते थे। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर कई रंगों की झंडियां पकड़कर स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे। अब स्कूल जाना किसी को पसंद नहीं था, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जितने जाते थे सब रोते हुए जाते थे। लेकिन कभी स्कूल अच्छा लगता जब कोई एक्टिविटी होती स्कूल के अंदर। स्काउटिंग मतलब छोटे छोटे झंडे पकड़ाकर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम को कराना, और इसका आपको जैसे सिपाहियों की जैसे थोड़ी सी ट्रेनिंग रहती है उसी तरीके से स्काउटिंग में भी रहती है। तो फिर अब यहाँ पर दूसरा इन्होंने बताया, यदि हम ठीक से काम करते तो उनसे शाबाशी मिलती। अब वो एक होता है ना, लय के साथ हमें स्काउटिंग करनी है, अगर हम अच्छे से करते तो वो बहुत शाबाशी भी दिया करते थे।
लेखक को हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करने पर पुरानी पुस्तकें मिल जाया करती थी। अब लेखक ज़्यादा संपन्न परिवार से नहीं थे, तो उनकी पढ़ाई भी मुश्किल हो रही थी और वो स्कूल जाने वाले अपने परिवार में पहले बच्चे थे। तो उनके साथ क्या होता था, पढ़ाई अब मुश्किल थी क्योंकि उतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें हर बार खरीदी जाएं। तो जब भी वो नई कक्षा में जाते तो कोई पुरानी किताबें मिल जाती थी। अब कैसे मिलती थी हम आपको ये बताते हैं। हमारे हेडमास्टर एक धड़ांग लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल जी, एक अमीर व्यक्ति थे, उनके लड़के को घर जाकर पढ़ाते थे। वह लड़का लेखक से एक श्रेणी आगे था, यानी कि एक कक्षा आगे था। जैसे सपोज अगर लेखक 3rd में है तो वो लड़का 4th में हुआ करता था। तो जैसे ही वो 4th में गया, उसकी 3rd की किताबें लेखक को मिल जाया करती थी, इसलिए उसकी पुस्तकें लेखक को मिल जाया करती थी। उन्हीं पुस्तकों के कारण लेखक अपनी पढ़ाई जारी रख सके। बाकी सब चीज़ों पर साल का मात्र 1-2 रुपए खर्च होता था, यानी कि ज़्यादा खर्च, वो 1-2 रुपए भी उस समय बहुत वैल्यूएबल था। तो 2 खर्च हुआ करता। उस समय 1 रुपए में 1 सेर घी, अब वैल्यू बता रहे हैं, 1 सेर घी आ जाया करता था, जो इस समय में 500-550 रुपए किलो है। वो 1 रुपए में हमको 1 सेर घी मिल जाया करता था। 2 रुपए में 1 मन गेहूं मिल जाया करता था। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे, यानी कि स्कूल में का खर्चा हर किसी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तो जो भी अच्छे लोग हुआ करते थे उन्हीं के बच्चे स्कूल जाया करते थे। लेखक अपने परिवार में स्कूल जाने वाला पहला लड़का था। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय है, यानी कि बताया इन्होंने 2nd वर्ल्ड वॉर के समय है जब ये सारी चीजें घट रही थी। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अब ये बताया जा रहा है जब 2nd वर्ल्ड वॉर के समय एक घटना घटी थी, अब इन्होंने वहां पर इस चीज का उल्लेख किया है जो इनकी स्काउटिंग से भी रिलेटेड रही है चीज। तो वो जो घटना है वो यहाँ पर बताई इन्होंने। 2nd वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने बताया कि 1923 में नाभा रियासत के जो राजा थे उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु के कार्डोनेल नाल में जंग शुरू होने लगी, वहां पर लड़ाई शुरू हुई से पहले उनका देहांत हो गया। कहाँ, किसका? नाभा रियासत का। नाभा रियासत के जो राजा थे उनका देहांत हो गया, उनको गिरफ्तार कर लिया, मगर वहाँ लड़ाई शुरू होने से पहले जो है उनका देहांत हो गया। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था, यानी राजा का जो बेटा था वो कहाँ पढ़ रहा था? विलायत, यानी कहीं बाहर पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गाँव में जाया करते थे। यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि फौज में बहुत सारे लोग भर्ती हों, इंडियंस को वो भर्ती करना चाहते थे अंग्रेज। तो क्या करते थे? नौटंकी वाले, भाई पहले क्या होता था, इतनी पब्लिसिटी नहीं होती थी, तो गाने बजाने वाले लोगों की कुछ मंडली लेकर जो है निकल जाया करते थे, गाने बजाते थे, मनोरंजन होता था, उसी से पैसे कमाए, तो उनको नौटंकी वाला बोला जाया करता था। तो जब फौज में जब हम इंडियंस को भर्ती कराने के लिए बात हुई तो अंग्रेज क्या होते थे, नौटंकी वालों को लेके जाया करते थे, परफॉर्म किया करते थे, और वहां से ये अनाउंस जिनको फौज में भर्ती होना है आइए। तो वो एक पब्लिसिटी, जब भीड़ गैदर इकट्ठा हो जाती थी तो वहां से फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते थे कि आइए और फौज में भर्ती हो जाइए। ये फौज के सुखी जीवन का दृश्य प्रस्तुत करते थे, यानी कि जो नौटंकी वाले थे वो क्या करते थे, फौज में जो अच्छा जीवन है उसका दृश्य प्रस्तुत करते थे। जैसे होता है ना प्ले किया जाता है, स्टेज प्ले होता है, उस तरीके से एक प्ले किया जाता था कि इस तरीके से जीवन फौज में व्यतीत होता है। तो ये सब बताते थे ताकि नौजवान फौज में भर्ती हो जाए, यानी लोग आए, आकर्षित हों और फौज में भर्ती हो जाए। जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते थे तब उनको भी ऐसा ही महसूस होता था। इन्होंने अब इस वक्तव्य के साथ जोड़ा कि जब मैं स्काउटिंग करता था तो मेरा भी मन करता था कि मैं जैसे लगता हूँ कोई फौज में भर्ती हूँ या फौज में भर्ती हो जाऊँ, या इस समय फौज के लिए में ही मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा उनको महसूस होता था। लेखक ने मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अब ये वापस फिर अपने स्कूल आ गए। इन्होंने क्या बताया कि जो उनके जो मास्टर थे प्रीतम चंद, वो कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनकी वेशभूषा सभी को भयभीत कर देती थी, मतलब बहुत ही सीरियस पर्सन थे वो। अब गुजरते होते ना, कुछ लोगों की अपीयरेंस ऐसी होती है कि उनको देख के डर लगता है। अब वो प्रिंसिपल थे तो उनको देख के ही सभी को डर लग जाता था कि अरे ये तो आ रहे हैं। वो पहले ही सब शांत हो जाते थे, तो उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थे, तो सजा ऐसे तो नहीं मारते थे, लेकिन जब सजा देते तो बहुत अच्छी देते थे।
वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे और एक बार एक शब्द रूप याद ना कर पाने के कारण उन्हें लड़कों को मुर्गा बना दिया। क्या हुआ कि एक बार 4th क्लास के कुछ बच्चे थे, उन्होंने शब्द रूप, संस्कृत में आते हैं शब्द रूप, वो नहीं याद किए, तो क्या किया उन्होंने लाइन से कुछ लड़कों को मुर्गा बना दिया। आपने सुना ही होगा, अगर कान नहीं सुना या तो आपने कभी क्या कहते हैं कार्टून्स या टीवी वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से मुर्गा बनाया जाता है। तो उन्होंने मुर्गा बना दिया। जब हेड मास्टर जी ने यह दृश्य देखा तो प्रीतम सिंह पर क्रोधित होकर बोले, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास, स्टॉप इट इज, मतलब आप ये कोई वे है पनिशमेंट का, आप इसको तुरंत के तुरंत रोक दीजिए। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए अपने दफ्तर में चले गए। मतलब जी प्रीतम जी जो है वो वापस दफ्तर में चले गए। इस घटना के बाद प्रीतम सिंह कई दिनों तक स्कूल में नहीं दिखाई दिए। प्रीतम जी जो थे, जब हेडमास्टर डांट के चले गए तो जो है प्रीतम जी को बहुत गुस्सा, बहुत बुरा लगा, तो वो स्कूल में नहीं दिखाई दिए। तो स्कूल वालों बच्चों ने समझा कि उनको निकाल दिया गया है। शायद हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल कर दिया, मुअत्तल मतलब उनको निकाल दिया है उनकी जॉब से। अब फारसी शर्मा जी स्वयं या मास्टर जी ये रियाराम जी पढ़ाने लगे। पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते, जो जिन्होंने पनिशमेंट किया था अब वो अपने घर पर आराम करते रहते। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, रहे चाहे ना रहे कोई मतलब नहीं कि अब वो मतलब सब ये समझ रहे थे कि निकाल दिया गया है, मगर वो खुद ही नहीं आ रहे थे। चुपचाप अपने घर में रहते। उनके घर में एक तोता पला था, उससे खूब मीठी मीठी बातें किया करते और उसको बादाम खिलाते, भिगोए हुए बादाम दिन में खिलाते रहते और उससे खूब सारी बातें किया करते थे। यह सब लेखक तथा उनके साथियों को बड़ा विचित्र लगता था। लेखक जब ये सब चीजें देखते कि भाई इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, भी अपनी नौकरी पे नहीं आ रहे हैं, और दूसरा एक इतना स्ट्रिक्ट आदमी जो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता, उनकी जरा सी गलती पे उन्हें इतना भयानक पनिश करता, वो एक तोते के साथ इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर सकता है, ये उन्हें बड़ा आश्चर्यचकित करता था। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो पीटी मास्टर तोते से इतनी मीठी बातें करते थे जैसे लगता कि वो ही उनका सब कुछ है। ये सब बातें उनकी समझ के परे थे। उन्हें लगता कि वो कोई अलौकिक आदमी है, मतलब कहने का मतलब है कि जब वो घर पे रहते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं ईश्वर के प्रति एकदम, और जब वो स्कूल आते हैं तो वो कुछ अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बचपन से रिलेटेड जो है लेखक ने आपके सामने रखी, और इस पाठ के दौरान आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो हमने भी ये देखा कि जो चीज़ें हम महसूस करते थे अपनी बचपन में, वही चीज़ तो हमारे लेखक महसूस करते थे और वही सब आप भी महसूस करते थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। तो ये कहाँ से सिद्ध हुआ था, जब उनके दोस्त राजस्थान और हरियाणा से आए थे और उनकी बातें जो हैं उनको समझ में, यानी गुरदयाल सिंह को समझ में नहीं आती थी, लेकिन खेलते समय क्या होता था उनकी बातें समझ में आ जाती थी। ऐसे वो आपस में क्या बात कर रहे हैं नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब वो खेलते थे तो उनकी बातें उन्हें समझ में आ जाती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें ये हमारा स्पष्ट होता है। तो वही वक्तव्य हमें इस जो है इसमें लिखना है, इस आंसर में हमको वो लिखना है। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के इस अंश में यह सिद्ध होता है। इस पाठ में लेखक ने बचपन की घटना को बताया है कि उनके आधे से ज्यादा साथी हरियाणा से या राजस्थान से व्यापार के लिए आए परिवारों से संबंध रखते थे। ये सभी अलग अलग भाषा बोलते थे, उनके कुछ शब्द सुनकर तो हंसी भी आ जाती थी, परंतु खेलते समय सबकी भाषा समझ लेते थे। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर ना आता था, मतलब हम सामने वाले की भाषा नहीं समझ रहे हैं, इससे उनके आपसी व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आता था। क्योंकि बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो उनका व्यवहार उनकी भाषा अलग होते हैं हुए भी एक लगती है। भाषा अलग होने पर भी वह खेल कूद मेल मिलाप में बाधा नहीं बनती। कहने का मतलब है कि चाहे भाषा धर्म सभी कुछ अलग हो, लेकिन जब हम मिलकर खेलते हैं तो वो भाषा सिर्फ एक होती है, वो होती है समझदारी की भाषा, बचपने की भाषा, यानी कि जो खेल खेला जा रहा है उसमें कितनी समझ है आपकी वो। और हम सब मासूम और बचपने में होते हैं, तो उस समय हमारे लिए भाषा यानी शब्दों का कोई बाउंडेशन नहीं होता। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहते थे, उनसे डर बना रहता था और शाबाशी जैसे शब्द उनके मुंह से बहुत कम निकलते थे। ये चीज हमने आपको पाठ में बताई कि वो ज्यादा मुस्कुराते नहीं थे। तो यहाँ पर पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। छोटी सी गलती उनके लिए असहनीय थी। प्रार्थना सभा की कतार भी यदि सीधी ना हो तो बच्चों को कठोर सजा देते थे। इसलिए जब भी वे बच्चों को शाबाशी देते तो वो बच्चों को यह किसी फौज के तमगों से कम नहीं लगती थी। जिस इंसान के मुंह से कभी हंसी ना निकले और उसके मुंह से शाबाशी निकल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसके लिए शाबाशी जिसको मिली तो उसके लिए तो कोई एक मेडल के समान ही होगी। तो ये बात आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उनको तो दूसरे से पुरानी पढ़ी हुई किताबें मिलती थी, नई सुगंध वाली नहीं मिलती थी, तो उससे कैसे मन उदास होता था। नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालपन उदास हो उठता था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें हेडमास्टर द्वारा प्रबंध की गई पुरानी किताबें ही मिलती थी। तो नई किताबें नहीं मिलती थी, उसकी सुगंध जो उनको मिले वो नहीं मिलती थी, तो उससे उनका मन उदास हो जाता था। वे भी अन्य बच्चों की तरह नई श्रेणी में नई कॉपियां और किताबें चाहते थे जो उन्हें नहीं मिल पाती थी, इसलिए वे उदास हो जाते थे। यानी कि हमेशा उन्हें पुरानी किताबें ही पढ़ने को मिलती, तो वो जो एक नयापन जो वो चाहते थे उन्हें नहीं मिलता पाता था, जो बाकी बच्चों को देखते थे, जिससे वो बहुत ही उदास हो जाया करते थे। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था। तो क्या होता था, स्काउट में बहुत साफ सुथरे धुले से कपड़े पहने जाते हैं और फौजी जैसा रिएक्ट किया जाता है, तो जब वहां सब परेड होती है, सारी चीजें होती है, तो वो अपने आप को फौजी समझते थे। जबकि वो एक नॉर्मल परिवार से थे, तो ये सब चीजें उनके मतलब उनके नॉर्मल रूटीन में नहीं थी। लेकिन जब उनको मिलता तो उन्हें लगता कि अरे मैं तो फौज में आ गया हूँ, ये सब चीजें उनको महसूस होती। स्काउट परेड में लेखक जब धोबी के धुले साफ सुथरे कपड़े पहने, पॉलिश किए हुए बूट जुराबों को पहनकर ठक ठक करते चलता था, तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था, जैसे कि फौज में लोग करते हैं। लेकिन नॉर्मल उनको नहीं मिलता था ये सारी चीजें कि प्रेस किए कपड़े धुले साफ सुथरे, साफ किए बूट, ये सारी चीजें उनको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलती थी। लेकिन जब मिलती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उनके साथ जब पीटी मास्टर परेड कराया करते थे तो उनके आदेश पर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या अबाउट टर्न को सुनकर जब वह अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी सी आन बान शान महसूस करता। तो वो जो स्काउट की जो सारी परेड होती वो उनको महसूस कराता कि हम फौज में हैं। ये आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। फिफ्थ, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल किया, क्यों निकाल दिया था। उन्होंने चौथी क्लास के बच्चों को बहुत टफ पनिशमेंट दी थी ना, मुर्गा बना दिया था जब उन्होंने शब्द रूप नहीं सुनाया था। तो वो वाली घटना आपको इस वाले आंसर में लिखनी है। एक दिन मास्टर प्रीतम सर ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद ना करने पर सजा दी, परंतु बच्चों ने ये शब्द रूप याद कर नहीं सुनाए थे, इसलिए उनको सजा मिली। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, कुछ देर में लुढ़कने लग रहे थे। अब ज्यादा देर बनेंगे तो क्या, उनको तकलीफ होने लगी, बार बार वो गिर जा रहे थे। उसी समय जो है हेड मास्टर जी वहां से निकले और बच्चों की हालत देखकर उत्तेजित हो गए। मतलब उनकी जो कंडीशन देखी उन्होंने, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और इस प्रकार की क्रूरता बच्चों के प्रति वो सहन नहीं कर पाए और बच्चों को मारना पीटना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगता था। तो उन्होंने बताया ना, स्कूल जाते समय बच्चे अक्सर रोते रहते थे, बहुत कम बच्चे होते थे जो हंसते थे। तो रोते हुए बच्चों में हमारे जो है लेखक भी शामिल थे। लेकिन कभी कुछ ऐसा समय होता था जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। तो वो समय कब था, जब स्काउट की परेड वगैरह होती थी, वो समय इनको स्कूल जाना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। तो वो आपको इस वाले आंसर में लिखना है।
लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर, गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतम पढ़ाई की बजाय स्काउटिंग की परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक ठक करते, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न करते और मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते तो लेखक को पूरे साल में मिले सबसे ज्यादा मेडल्स लगते। इसी कारण लेखक को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता। मतलब जितने भी गुड्स उन्हें मिलते थे वो सब स्काउट्स में मिलते थे, यानी जितने भी आपको अच्छी बातें बोली जा रही हैं जब वो स्काउट परेड करते थे उन्हें मिलता था। तो उस समय इनको स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता और पढ़ते नहीं थे, तो बाकी टाइम में जब स्कूल जाते थे उन्हें हर समय मार डांट यही सब मिलती थी, तो उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजना बनाया करते थे और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करते थे। तो वो होता था ना, गर्मियों की छुट्टी में ननियाल जाएं या जब भी रहें, और उस दौरान जो 250 सवाल दिए जाते थे और हल ना हो, तो उस सिचुएशन में उनकी मनोस्थिति क्या होती थी, वो क्या क्या सोचते थे, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखनी है हम बताते हैं। लेखक के स्कूल की छुट्टियां होती, उसमें जो काम करने के लिए मिलता उसे पूरा करने के लिए लेखक समय सारणी बनाते थे कि इस समय पे मैं ये काम करूंगा, इस समय पे ये करूंगा। समय सारणी बनाना मतलब टाइम टेबल। तो समय सारणी बनाया करते थे। कौन सा काम, कितना काम एक दिन में पूरा करना है। जैसे हिसाब के मास्टर द्वारा दिए गए 200 सवाल, यानी हिसाब के मास्टर यानी मैथ्स के जो सम्स मिलते हैं उन्होंने 200 क्वेश्चंस दिए हैं। पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकालने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद में लेखक का समय बीत जाया करता था। वो सोचते कि हम पर डे हम 20 क्वेश्चंस करेंगे तो ये जल्दी ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 20 दिन के अंदर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, पूरा दिन खेलने से वो समय सारा बीतता जा रहा था और काम ना हो पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नामक ठिंगने और बलिष्ठ लड़के जैसा बहादुर बनना चाहते थे। यानी काम नहीं हो पाया तो मैं उस जैसा बन जाऊंगा, मास्टर ने कुछ किया तो अच्छे से मारूंगा पीटे। तो यहाँ पर ये सारी चीज आपको लिखनी है। हमने बताया था ना, उनका लेखक का एक जो लीडर था, जो उनके बच्चों का, तो वो लीडर था ओमा, जो उसका सर काफी बड़ा और शरीर छोटा था। तो वो उस जैसा बनने की कल्पना करते थे कि मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो पीटी सर थे प्रीतम चंद जी, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इनको आप पॉइंट्स में बताएंगे, चाहे तो आप पैराग्राफ में बता सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स में बताना आपके लिए इजी रहेगा। चलिए कैसे देखते हैं। पीटी सर शरीर से दुबले पतले ठिंगने कद के थे। उनकी आंखें भूरी और तेज थी। वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। अब ये उनकी वेशभूषा और शारीरिक स्थिति बता दी। वे बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वो दंड देते थे और बहुत भयानक दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे। उनके मन में दया भाव नहीं था। मतलब वो इतना नहीं, अगर गलत किया है तो पढ़ना ही पढ़ना है, मार खानी है आपको, मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ उनके अंदर नहीं था। इनके साथ वे स्वाभिमानी भी थे। नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि चुपचाप चले गए थे। मतलब नौकरी से जब निकालने का हुआ तो वो गिड़गिड़ाए नहीं कि नहीं मुझे रख लीजिए, वो चुपचाप चले गए। वे कुशल प्रशिक्षक थे। मतलब प्रशिक्षक यानी पीटी और स्काउट्स वगैरह काफ़ी अच्छा वो सिखाते थे। वे छात्रों को स्काउट की ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके प्रशिक्षण के कार्य से छात्र सदा प्रसन्न रहते थे। वे बाहर से कठोर पर मन से कोमल थे। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा तोता पाला था जिससे वो खूब मीठी मीठी बातें किया करते। तो इससे पता चलता था कि माना कि वो एक कठोर स्वभाव के थे, लेकिन भीतर से वो बहुत ही नरम दिल इंसान थे। तो ये सारी चीज आपको इस आंसर में लिखनी है। इसके अलावा अगर आपने प्रीतम चंद के अंदर कुछ और भी फाइंड किया हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। मतलब हमने इस पाठ को पढ़ा तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से बच्चों को अनुशासन में करने के लिए मारना, पीटना, पनिशमेंट देना, मगर वर्तमान स्थिति में क्या ये सारी चीजें अप्लाई की जा सकती हैं, इन पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं।
कैसे? इस पाठ में बताया गया कि अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को कठोर यातनाएं दी जाती थी, उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अनुशासन की यह युक्ति पूरी तरह गलत है। इस तरीके से हम किसी को अनुशासन में नहीं रख सकते। आधुनिक परिवेश में शिक्षकों को बच्चों के साथ मारपीट का अधिकार नहीं दिया गया है, यानी कि कोई भी टीचर अपने बच्चों को नहीं मार सकती, ये अधिकार नहीं है। आजकल बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी बच्चों को आप समझिए उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है। वे बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके दुर्व्यवहार के कारण को समझें, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं तथा उनके साथ मित्रता तथा ममता का व्यवहार किया जाए, जिससे वे बच्चों को ठीक से समझकर उनके साथ उचित व्यवहार कर सके। छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। तो जो पहले वाली दशा थी कि मार पीट के हम अनुशासन कर लेंगे, लेकिन अभी की क्या है, अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे अपराध घोषित किया हुआ है। आप किसी भी स्टूडेंट को मार नहीं सकते, लेकिन इसकी अगर हम मार नहीं सकते तो हम अनुशासन कैसे लेके आएंगे? अनुशासन लाने के लिए जब टीचर की ट्रेनिंग होती है तो उसमें हर बच्चे की मनोदशा को समझने के बारे में बोला जाता है कि आप बच्चों से फ्रेंडली होइए, उनसे बात करिए, उनको समझिए। जब उनकी मनोदशा को समझ जाएंगे, उनकी समस्या को समझ जाएंगे, तो आप उसको उसकी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो ये सारी जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों को अनुशासित करने के तरीके हैं, उन्हें अप्लाई करने और पहले जो अप्लाई किया जाता था, उन दोनों को बातों को आपको यहाँ पर मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 10, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती। जाहिर सी बात है सभी के लिए गुदगुदाने वाली होती, क्योंकि वो दिन बहुत अच्छे होते हैं। विशेषकर स्कूली दिनों को, अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। सभी की खट्टी मीठी यादें अलग अलग होती हैं, हमारी कुछ अलग है, आपकी कुछ अलग हैं, आपके फ्रेंड्स की अलग हैं। तो जो भी आपकी जो अच्छी खट्टी मीठी सी यादें हैं, आप इन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी की अलग अलग रहती हैं। तो यहाँ पर आंसर सभी के अलग अलग आएंगे। ये आपको अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आपको पहले बताया कि ये दीर्घ क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, वर्ड लिमिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है वो 2 पार्ट में पूछा गया है। तो पहला पार्ट हम समझते हैं क्या है। प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद से ज्यादा रुचि लेने से रोकते हैं, कहते हैं खेल कूद से अच्छा है आप पढ़िए, ऐसा होता है, और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं। बताइए खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? तो देखिए, जब ये पार्ट बाय क्वेश्चन पूछा जाता है तो वक्तव्य सेम रहता है, मगर क्वेश्चन बदल जाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, बताइए खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? देखिए, खेल सभी के लिए जरूरी है, रिलैक्सेशन है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमें चेंज मिलता है, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी। क्या है? खेल हर उम्र के बच्चे के लिए आवश्यक है, इससे उनके शारीरिक मानसिक व्यायाम के साथ व्यक्तित्व विकास होता है। व्यक्तित्व विकास कैसे? क्योंकि जब हम 4 लोगों से मिलते हैं तो हम सबके लोगों को जानते हैं और अपनी मनोस्थिति उन्हीं के हिसाब से बना सकते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है तो हम उसके साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे, दूसरा ऐसे, मतलब हम लोगों को जानेंगे, जब समझेंगे तो अपने व्यक्तित्व में भी हम, अपनी पर्सनालिटी में भी हम उन सब चीजों को विकसित करेंगे, अच्छी चीजों को अपनाने की कोशिश करेंगे। मेरे अनुसार दिन भर की मानसिक थकान को दूर करने के लिए जरूरी है, इसमें मुझे नींद अच्छी आती है और दूसरे दिन मैं अपने आप को तरोताजा महसूस करती हूँ। ये मुझे सहयोग, प्रतिस्पर्धा और लगन की भावनाओं का भी निर्माण कराते हैं। अब क्या होगा, जब हम शारीरिक क्षमता बढ़ाएंगे तो हमें थकान आएगी, थकान आने से भी नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी कि दूसरा दिन और बेहतर जाएगा। तो ये बताया गया कि किस तरीके से शारीरिक क्षमता अगर हम बढ़ा दें, यानी कि हम पढ़ने में तो हमारे मानसिक क्षमता खर्च हो ही रही है, लेकिन शारीरिक क्षमता भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम शारीरिक क्षमता बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ेगी हमारी? जब हम खेलेंगे कूदेंगे, शरीर को हम मेहनत कराएंगे। मानसिक क्षमता पढ़ने से बढ़ती है, तो शारीरिक क्षमता खेलने कूदने और एक्सरसाइज करने से बढ़ती है, और खेलना एक व्यायाम ही है। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, सेम वक्तव्य वही रहेगा, सिर्फ पूछेगा क्या, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिनसे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। यानी कि हम जब खेलने जाए तो हमारे पेरेंट्स को आपत्ति ना हो, ऐसा क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब हम खेलने जाते हैं तो हम टाइम लिमिट का याद नहीं रखते, वो सबसे ज्यादा पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो सबसे जरूरी होता है। क्या है?
मेरे खेलने कूदने में अभिभावकों को आपत्ति ना हो, इसलिए मैं उनके द्वारा बनाए गए समय सारणी के अनुसार कार्य करूंगी। यानी अगर उन्होंने मुझसे बोला है कि 8 बजे घर के अंदर, तो मैं तब तक घर के अंदर आ जाऊंगी। मतलब वो जो अगर आप टाइम ज्यादा लोगे तो वो दूसरे दिन ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं तुम बहुत देर तक बाहर खेलते हो, तुम्हें खेलने जाने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने जो टाइम लिमिट हमें दी है या टाइम टेबल जो दिया है, हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। तो इससे पेरेंट्स तुरंत राजी रहेंगे अगर हम टाइम से काम करेंगे। तो खेल के साथ पढ़ाई भी उतनी ही तन्मयता से करूंगी ताकि उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। कहने का मतलब है अगर हम खेल उतने अच्छे से रहें तो पढ़ाई भी करेंगे, तो उन्हें खेलने से कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे खुश रहने से हमारे पेरेंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम उनके बनाए गए नियमों और उनकी चाहतों का ध्यान में रखते हुए अपनी भी चाहतों को उसी के साथ मिला दें, तो हम बहुत अच्छे से हर एक चीज के साथ तालमेल बैठा सकते। चलिए इसको देखते हैं। सपनों के ऐसे दिन पाठ में लेखक गुरदयाल सिंह हैं, जिसमें लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। तो आत्मकथा है क्योंकि उनके साथ जो कुछ घटा हुआ है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है गुरदयाल सिंह जी ने। तो किस तरीके से बचपन हुआ करते थे, हम भी जैसे अभी हम बड़े हो गए तो हम भी अपने बचपन के बारे में सोचा करते हैं। हम स्कूल जाते थे तो कितनी मस्ती करते थे, क्या करते थे। वो दिन होते ही ऐसे हैं कि बड़ा मज़ा आता था उन दिनों को। आज जब हम याद करते हैं तो हमको भी लगता है काश फिर से छोटे हो जाएं और हम स्कूल जा सकें। तो इसी तरीके से आप भी अपनी स्कूल डेज बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि ये दिन कभी भी वापस नहीं आते। जिससे भी पूछेंगे तो अगर कोई अपना बेस्ट टाइम बताएगा तो वो अपने स्कूल डेज को ही बताएगा। तो गुरदयाल सिंह जी ने भी यहाँ पर अपने स्कूल डेज के बारे में ही हमको यहाँ पर बताया है। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताते हैं कि बचपन में जब वह और मेरे साथी खेला करते थे, यानी कि वो और उनके साथी खेला करते थे, तो सभी एक जैसे लगते थे। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटन वाले कई जगह से फटे उनके कुर्ते और बिखरे बाल। खेलते हुए इधर उधर भागते भागते वे गिर पड़ते, जिससे पांव छिल जाते। उनकी चोट देखकर माँ, बहनें तथा पिता उनकी पिटाई किया करते थे। इसके बावजूद भी वे बच्चे अगले दिन फिर खेलने निकल पड़ते। लेखक बचपन में यह सब नहीं समझ पाया था। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो किस तरीके से वो करते थे। बच्चे भाई जब आप देखें ना, बहुत सारे बच्चे जब झुंड में खेलते हैं ना, तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे एकदम से कि कौन क्या है। सबकी कंडीशन लगभग एक जैसी रहती है। तो कहीं वो टूटे फटे, कहीं मिट्टी में खेल रहे हैं, हाथ पैर में चोट लगी, भागते। और जब इस तरीके की कंडीशन में घर वाले देखते तो गुस्सा आता, भाई तुमको खेलने भेजा था या चोट लगवाने भेजा था, अपनी इतनी बुरी कंडीशन करने के लिए भेजा था। तो सब उनकी उल्टी और पिटाई कर दिया करते थे। जब अध्यापक को ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा, तब उन्हें यह बात समझ में आई। तो जब पिताजी जब मारते थे उनको, तो समझ में नहीं आता था कि एक तो यार हमें चोट लगी है इतनी, ऊपर से मम्मी पापा और मार रहे हैं, इसका कारण क्या है, समझ नहीं आया था। तो जब आगे चल के उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा हमारे लेखक ने, तो उन्हें इस बात का मतलब समझ में आया कि क्यों ये हमको पिटाई पड़ा करती थी। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे या फिर पढ़ने में रुचि ना लेते थे। तो जो इनका गैंग था, इनके बच्चों, जो इनके फ्रेंड्स, इनका और पूरा था, उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें पढ़ने में मन नहीं आता था, और कुछ ऐसे थे जो स्कूल ही नहीं जाते थे, मगर लेखक तो जाते थे भाई। तो अब जब हमारी संगत ऐसी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। भाई कुछ तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं और कुछ जो जा रहे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं है। तो अब लेखक की भाई कंडीशन भी लगभग ऐसी सी ही हो जाएगी। पढ़ाई का महत्व नहीं समझा जाता था। स्वयं माता पिता भी पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। वे उन्हें पंडित घनश्याम दास के डंडे पढ़वाकर हिसाब किताब सिखा देना आवश्यक समझते थे। तो अब क्या होता था, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनके पेरेंट्स जो है पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे कि पढ़ाई ज़रूरी है, आगे चल के ये बहुत काम की आएगी। तो उन्हें लगता था फालतू का है, जाना है, पैसा देना है, क्या यार फालतू का काम है, तो वो पढ़ाई नहीं कराते थे। लेकिन जो बच्चे जाते थे उनके पेरेंट्स को लगता था कि बस किसी तरीके से इनको हिसाब किताब आ जाए। कहने का मतलब भाई आगे चल के जोड़ घटाना, पैसे लेना देना, गिनना वगैरह, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो बस ये चाहते थे किसी तरह इनको स्कूल भेजो ताकि एक पढ़ने थोड़ा सा हिसाब किताब सीख जाए, चाहे इसके लिए उनको घनश्याम दास जो मैथ्स के टीचर थे उनके डंडे खाने पड़े तो खाएं, लेकिन हिसाब किताब ये सभी सीख जाएं। लेखक के आधे से ज्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों के थे। तो जो उनके जितने भी फ्रेंड्स थे ना,
वो कहाँ से आए थे? राजस्थान और हरियाणा से उनके सब पेरेंट्स आकर यहाँ पर बसे थे, तो उन्हीं के बच्चे थे, उन्हीं के साथ ही सब खेलते थे। उनकी बोली कम समझ में आती थी, मतलब राजस्थानी भाषा और हरियाणवी भाषा उन लोगों को कम समझ में आती थी। उनकी बोली पर हंसी भी आती थी, पर खेलते समय कभी कभी ये बोली समझ में आ जाती थी। अब लेखक इन सब की बोलियों को नहीं समझ पाते थे, सुनते थे तो हंसी आती थी, लेकिन खेलते समय क्या होता है ना, सब कुछ समझ में आ जाता है। कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, खेलते समय वो सब कुछ समझ लिया करते थे। बचपन में बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता था, केवल उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। लेखक को अपने स्कूल जाने का रास्ता याद था, जिसके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां थी, उनके पत्तों की महक नीम जैसी थी, जिसे लेखक आज भी अपनी सांसों में अनुभव करता है। स्कूल की क्यारियों में कई तरह के फूल लगे हुए थे, जिन्हें वे लोग चपरासी की नजर बचाकर तोड़ते थे। अब बचपन में आज भी अगर किसी बच्चे से पूछो ना, तो जरूर बोलेगा मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सभी बच्चे ऐसा होते हैं, ये सब भी यही था भाई। ये बचपन में सभी बच्चे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन लेखक जिस रास्ते से स्कूल जाते थे वो रास्ता उन्हें बिल्कुल अच्छा जाता। कांटे झाड़ियाँ थी, उनकी पत्तों की महक एकदम नीम जैसी, कसैली जैसी नहीं, कड़वाहट सी होती है वैसी थी। स्कूल में फूलों की क्यारियाँ थी और उन फूलों को भाई चपरासी तोड़ने नहीं देता था। तो जब चपरासी नहीं रहता था तब लेखक और उनके मित्र जो है मिलकर वहाँ के फूल तोड़ लिया करते थे। नई कक्षा में जाना अच्छा लगता था, यानी कि एक क्लास को पास करके जब हम दूसरी क्लास में पहुंचते हैं, नए पहुंचते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। परंतु साथ में डर भी लगता था कि मास्टरों से पहले से अधिक मार पड़ेगी। भाई अब जैसे सिलेबस बढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा, तो जैसे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो अब मार भी ज्यादा पड़ेगी। उन दिनों स्कूल में 1.5 महीना पढ़ाई होने के बाद 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी। पहले जो है ना क्या होता था, जब हम नई क्लासेस में पहुंचते थे तो 1-1.5 महीना की पढ़ाई हुई और करीबन 2-2.5 महीने की समर वेकेशन हुआ करती थी। तो यही चीज चल रही थी। छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह खेलने में बीत जाते थे, यानी कि स्टार्टिंग में बस हमें खेलना है। वे अपनी माँ के साथ नाना के घर जाकर छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते थे। यदि किसी कारण नाना के घर नहीं जाते तो घर के पास बने तालाब में सारा दिन खेलते। अब सही लोग होता है कि भाई जब हम लोग की छुट्टियां होती हैं तो सीधे सीधे नाना के घर भागते थे। हम भी भाई अब जब पढ़ते थे तो हमारी भी जब समर वेकेशन होती थी तो हम भी फट से अपने नाना नानी के यहाँ चले जाया करते थे। तो यही होता था, सभी आप लोग भी लगभग यही करते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसा है कि भाई छुट्टियां हुई, चलो नाना नानी के यहाँ चलते हैं। तो वही हम सभी लोग करते थे, वही लेखक भी करते थे। तो शुरू में तो भाई जाया करते थे, और अगर कभी नहीं जा पाया, किसी टाइम नहीं गए, तो घर के पास उनके तालाब था और सारा दिन उसी तालाब में डुबकी लगाना, निकालना, खेलना, यही काम किया करते थे। तालाब में नहाकर गीले बदन ही पास में पड़ी रेत में खेलते और फिर तालाब में कूद जाते। ऐसा वे एक बार नहीं ना जाने कितनी बार करते थे। उनमें कोई भी अच्छा तैराक नहीं था। यदि कोई बच्चा गहरे पानी में चला जाता था तो दूसरे बच्चे उसे भैंस के सींग या पूंछ पकड़ बाहर आने की सलाह देते थे। इसी तरह छुट्टियों का 1 महीना बीत जाता था। अब क्या होता था, नाना नानी के घर गए तब तो मजा करने, और नहीं गए तब क्या होता था, तालाब जाते थे। और तालाब में क्या करते थे, तालाब से नहा के निकले, पूरा बदन गीला है, बगल में रेत थी, रेत में लौट जाए था, सारी रेत जमीन बदन में लग गई, फिर से तालाब में कूद गए, फिर से निकले, रेत में गए, फिर से तालाब में कूद गए। और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार करते थे और बड़ा मजा आता था इन लोगों को। अब तालाब में एक एरिया ऐसा होता है ना कि जहाँ जाके बीच में जाके डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो आप वहाँ पे नहीं, अगर कोई बच्चा वहाँ चला जाए तो भैंसें भी भाई उसी तालाब में घूमा करती थी। तो वो क्या कहते कि भैया भैंस की सींग या पूंछ पकड़ो और उसको मारो, तो भैंस बाहर की तरफ भागेगी तो तुम भी बाहर की तरफ चले आओगे। तो ये सजेशन उन्होंने क्या था, अपने उन दोस्तों को दिया करते थे जो बीच गहरे तालाब में चले जाया करते थे। और इसी तरह जो है छुट्टियों का जो 2-2.5 महीने का समय होता था, उसमें 1 महीना इस तरह बीत जाया करता था। 1 महीना शेष रहने पर, अब क्या है 1 महीना बचा है, स्कूल से मिले काम की याद आने लगती थी। समर हॉलीडे वर्क भी तो मिलता है ना, तो समर हॉलीडे वर्क अब उनको याद है कि भैया अब 1 महीना बचा है, अभी होमवर्क नहीं हुआ है, अब क्या किया जाए। हिसाब के अध्यापक को 200 सवाल करके लाने के लिए कहते थे। हिसाब के अध्यापक यानी मैथ्स टीचर जो है वो 200 सम्स करके लाने के लिए बोलते थे कि आपको करके लेके जाने हैं। बच्चे अपने मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल भी प्रतिदिन किए जाएं तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम एक दिन आज 10 सवाल करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो 20 दिन के अंदर हमारे 200 सवाल हो जाएंगे। बच्चों ने ये गणित बैठाई कि इस तरीके से हम अपना होमवर्क खत्म कर लेंगे।
इसलिए 10 दिन और खेला जा सकता है। तब उन्होंने बोला 20 दिन तो चलो हम काम कर लेंगे, 1 महीना बचा, 1 महीने में 20 दिन हमने काम कर लिया, अब 10 दिन बचे, चलो 10 दिन पहले खेल लें फिर काम कर लेंगे। 10 की बजाय 15 दिन खेल में निकल जाते थे। अब जो 20 दिन सवाल के रखे थे उसमें से 5 दिन और कम हो गए। 15 सवाल प्रतिदिन करने की सोचकर 1-2 दिन और खेल में निकल जाते थे। ऐसे ही हिसाब लगाते लगाते छुट्टियां कम होती जाती और स्कूल जाने का भय सताने लगता। अब हिसाब तो लगा लेते कि आज इतने कर लेंगे, मगर सवाल एक भी नहीं होते और धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगती और अब लगने लगता डर कि अब स्कूल जाएंगे, सवाल नहीं किए तो अब मास्टर की डांट खाएंगे। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर जी की पिटाई खाना उचित समझते। उन्होंने कौन काम करे, ज्यादा ज्यादा मारेंगे ना मार लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग थे। उनका नेता था उमा, यानी कि ये जो सारे बच्चों का झुंड था उसमें एक जो है होता है, सभी बच्चों के झुंड में एक नेता होता है, तो उसमें जो था एक नेता था, उसका नाम था उमा। उसके जैसा लड़का कोई नहीं था। उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। उसका सिर ऐसा लगता था मानो बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। तो ओमा का सिर बहुत बड़ा था, उसका शरीर छोटा और सर बड़ा था। वह हाथ पांव से नहीं अपितु अपने सिर से लड़ाई करता था। वह अपना सिर दूसरे के पेट या छाती में मारा करता था। सहपाठी ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा था। अब उसका सर जो है ना अच्छा भारी करके, मतलब शरीर से कहीं बड़ा उसका सर था। अब वो अगर किसी को मार दे तो समझ लो उसकी आफत, और उसकी टक्कर बहुत बुरी हुआ करती थी। तो उसके जो जितने भी बच्चे थे उन्होंने सर की टक्कर का नाम क्या रखा था? रेल बम्बा। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उनमें केवल 9 कमरे थे। अब अपने स्कूल के बारे में बता रहे, 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एच की भांति बने हुए थे। कैसे बने थे? 9 कमरे थे, एक ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, यानी कि 3 रूम्स इधर, 3 रूम्स इधर और 3 रूम बीच में। इस तरीके से ये स्कूल के कमरे बने हुए थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। वे स्कूल की प्रेयर के समय बाहर आते थे। पीटी अध्यापक प्रीतम चंद लड़कों की कतारों का ध्यान रखते थे, यानी कि हेडमास्टर, और दूसरे थे पीटी के जो अध्यापक थे प्रीतम चंद। वे बहुत कठोर थे, यानी कि सख्त मिजाज थे और छात्रों की खाल खींचा करते थे, यानी कि पिटाई, खींचने का मतलब खूब अच्छी तगड़ी पिटाई किया करते थे। परंतु हेडमास्टर इसके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो हेडमास्टर बहुत ही नर्म स्वभाव के थे और वो 5th और 8th क्लास को इंग्लिश पढ़ाया करते थे। वे कभी किसी छात्र को मारते नहीं थे, केवल गुस्से में कभी कभार गाल पर हल्की चपत लगा देते थे। कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सब रोते हुए स्कूल जाया करते थे। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर कई रंगों की झंडियां पकड़ाकर स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे। यदि हम ठीक से काम करते तो वे शाबाश कहकर हमारा हौसला बढ़ाते थे। तो अब इस मार पे पीटी सर थे प्रीतम चंद, इनकी मार से बचने के लिए भाई सभी बच्चे रोते हुए स्कूल पहुंचते थे। अब स्कूल जाना कब अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग होती थी, तो रंग बिरंगी झंडियां पकड़ा दी और सब उसका काम किया करते थे, और जब अच्छा करते थे तो उन्हें शाबाशी भी मिलती थी। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हेडमास्टर शर्मा एक अमीर परिवार के लड़के की किताबें लाकर उसे दे देते थे। अपने स्कूल के हेडमास्टर के कारण ही लेखक अपनी शुरू की पढ़ाई पूरी कर सका। लेखक अपने परिवार का पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। तो लेखक का जो आर्थिक स्थिति, भाई सबकी आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी नहीं थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि भाई स्कूल भेजें बच्चों को, और भेजे भी तो हर साल नई किताबें कॉपी ला कर दें। तो हेडमास्टर ने क्या किया कि एक बच्चा था, अमीर था, जो हर साल कपड़े किताबें लेता था, तो उसकी पुरानी किताबें जो है हेडमास्टर इसको दिला दिया करते थे, हमारे लेखक को पढ़ते थे। पूरे परिवार में, पूरे खानदान में लेखक पहले व्यक्ति थे जो स्कूल जा रहे थे उनके परिवार में। लेखक को नई कक्षा में जाने पर कभी कोई खुशी का अनुभव नहीं होता था। उसे किताबें और कॉपियों में से अजीब सी गंध आती थी जिससे उसका मन उदास हो जाता था। इसका कारण उसे आज भी समझ नहीं आता है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते थे, जैसे आगे की पढ़ाई का कठिन होना या नए मास्टरों की मार का भय। यह भय मन के अंदर गहरी जड़ें जमा चुका था, इसीलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई उत्साह नहीं था। होता है ना, हम भाई नई नई क्लास में जाएंगे, हम पढ़ेंगे, नई चीजें सीखेंगे, तो ऐसा कोई उत्साह लेखक के अंदर नहीं रहता था।
कारण ये जो भी कारण उन्हें आज तक समझ में नहीं आया, तो अगर उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा है तो उसके हिसाब से उन्हें लगता था कि उनके मन में जो मार का जो डर है और सिलेबस का ज़्यादा हो जाने का जो डर है, इसी डर के कारण वो एक कार्य नहीं कर पाते थे शायद, उन्हें इसलिए ये अच्छा नहीं लगता था कि वो नई क्लास में जाएं। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया। उनका बेटा विलायत पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में जाया करते थे। वे फौज के खुशी जीवन का दृश्य प्रस्तुत करते थे ताकि नौजवान फौज में भर्ती हो जाएं। जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते तब उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ करता था। अब दूसरे विश्व युद्ध के समय क्या था कि भाई फौज में लोगों को भर्ती करना था। अब 1929 यानी कि अंग्रेज जब थे भारत में तब की बात है, तो अब लोगों को भर्ती करने के लिए उन्हें आकर्षित करना है। तो अब आकर्षित करने के लिए क्या करते थे, पहले नौटंकी ही चलती थी। नौटंकी वालों को लेकर फौज हर गांव में जाती और वहाँ फौज का जो खुशहाल जीवन है, उन्हें कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर नौटंकी के जरिए दर्शाया करते थे। तो लोग आकर्षित होकर फौज में दाखिल हो जाया करते थे। तो लेखक ने भी देखा, लेखक जब क्या था, स्काउटिंग की ड्रेस पहनकर जब ऐसे लेफ्ट राइट करते थे तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था कि मैं भी फौज में हूँ, क्योंकि फौज का जीवन उन्हें नौटंकी के जरिए उन्होंने देखा था। तब उन्हें ये सब चीज़ें बड़ी आकर्षित लगी थी कि भाई हमें मिल जाए, किसी तरीके से हम आ जाए, ये सारी चीज़ें। लेखक ने मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनकी वेशभूषा सभी को भयभीत करती थी। तो प्रीतम चंद पीटी के जो टीचर थे ना, प्रीतम चंद भाई हमेशा भाई डरते सब बच्चे थे उनसे, क्योंकि वो मारते बहुत थे। तो उन्हें मुस्कुराते हुए कभी देखा ही नहीं गया। और वो जो वेशभूषा पहनते थे उसको देख के तुरंत ही बच्चे डर जाया करते थे। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा दिया करते थे। वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे, यानी 4th क्लास में क्या पढ़ाते थे, फारसी लैंग्वेज पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा। शब्द रूप संस्कृत में रहते हैं, तो एक दिन उन्होंने शब्द रूप याद करने के लिए बोला। अगले दिन उन्होंने सब बच्चों से शब्द रूप सुने, परंतु किसी भी बच्चों को पूरी तरह शब्द रूप नहीं याद थे। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा, यानी कि एक तरीके से मुर्गा बनने के लिए बोला। कमजोर बच्चे सहन नहीं कर सके और 3-4 मिनट में वे गिरने लगे। जब लेखक की बारी आई तो उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते हुए देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते तब तक पीटी सर को स्कूल में नहीं आ सकते थे। तो अब क्या था, जो पीटी सर थे उनसे सभी डरते भी थे और चिढ़ते भी थे, क्योंकि वो सजाएं जो देते थे वो बहुत भयानक होती थी। तो एक बार जब उन्होंने शब्द रूप याद करने के लिए दिया तो भाई किसी ने बच्चे ने ठीक से नहीं याद हो पाया, नहीं सुना पाए। तो अब सजा के रूप में क्या दिया कि भाई पैरों के बीच से हाथ निकालो, कान पकड़ के और पीठ ऊंची करके हो जाओ। तो एक तरीके जैसे मुर्गा बनाया जाता था उस तरीके से बनाया गया उन सभी को। जब ये देखा गया तो जब लेखक की बारी आई तब तक जो है वो जो हेडमास्टर थे वो वहाँ से गुजरे, शर्मा जी। अब जो है तुरंत जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आई कि वे बच्चों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो उन्होंने पीटी सर को डांटा भी और तुरंत ही उनकी शिकायत डायरेक्टर से कर दी। और उनको जब तक ये शिकायत का कोई जवाब नहीं आता तब तक उन्हें स्कूल में आने के लिए मनाही करती थी कि अब वो स्कूल नहीं आएंगे और अब वो अपने क्वार्टर में ही रहेंगे। पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते, मतलब अब तो स्कूल नहीं आ रहे तो भाई बच्चे भी उनकी मखौलची लेने के लिए उनके घर पहुंच जाते। तो क्या देखते कि वो घर पे आराम कर रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे तोतों को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करते थे। बच्चों को यह एक चमत्कार लगता था कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारता है वह अपने तोतों के साथ कैसी मीठी बातें करता है। मतलब उस व्यक्ति को जिसको कभी बच्चों ने हंसते नहीं देखा, हमेशा मारते हुए ऐसी बुरी सजाएं देते हुए देखा। तो जब ये लोग बच्चे पहुंचे उनके घर पे उनको देखने के लिए कि भैया देखे प्रीतम चंद जी कैसे हैं, बड़े मजे लेने पहुंचे ना, बच्चे सभी शैतान होते हैं, तो वो मजे लेने के लिए प्रीतम चंद के घर पहुंच गए कि भाई क्या है। तो देखा कि बड़े पिंजरे में तोता रखा है, तोते को भीगे हुए बादाम खिला रहे हैं और उससे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये स्कूल में बच्चों से तो सीधे मुंह बात नहीं करते और तोते से इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। हमने किस तरीके से उनके स्कूल के जो दिन थे, बचपन के जो कुछ एक दिन का एक जो पार्ट था गुरुदयाल जी का, वो आपके सामने रखा। आई होप इनको याद करके आप भी अपने बच्चे स्कूल जब आप 4th 5th में रहे होंगे, जब स्कूल जाते होंगे, जो यादें हों तो उन्हें ज़रूर याद करिएगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। अब बात है इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि खेल ही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। सपनों के ऐसे दिन नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, खेलने का नाम लीजिए, तुरंत तैयार हो जाएगा। पढ़ने को बोलो तो 2 बार, मम्मी 2 मिनट, पापा 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुक जाओ अभी पढ़ते ना, अरे 5 मिनट दे दो। मगर खेलने को बोला तुरंत हाँ चलो खेलते। तो ये बच्चों के अंदर जो बात होती है ना, ये क्यों? सपनों के ऐसे दिन नामक पाठ से ज्ञात होता है कि लेखक और उसके बचपन के साथी मिलजुल कर खेलते थे, यानी कि वो सिर्फ खेलते रहते थे, उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था। खेल खेल में जब उन्हें चोट लग जाती और धूल एवं रक्त जमे कई जगह छिले पांव लेकर घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन्हें बाप उन पर तरस खाने की जगह बुरी तरह पिटाई करते थे। फिर भी वे अगले दिन फिर खेलने चले आते। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों को खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप लोग के भी भाई बहन होंगे, पड़ोस में बच्चे होंगे, आप कभी इस तरीके से देखना, ये तो हमने पाठ के आधार पे समझा, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर देखोगे कि बच्चे को अगर खेलते खेलते चोट लगी तो उससे बोलो कि नहीं बेटा खेलना नहीं जाना, इससे चोट लग गई ना, अब तुम नहीं जाना, तो वो कहेगा नहीं हम तो खेलने जाएंगे। और अगर उसको पढ़ते समय मान लीजिए कहीं पढ़ाई, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते समय गिर गया, या स्कूल में कहीं चोट लग गई, या घर में ही काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो किसी वजह से उसको चोट लग गई, तो अगर उसे बोलो कि नहीं पढ़ाई करो, तो कह रहे मम्मी कल हमें चोट लग गई थी, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो ये बच्चों के अंदर होता है, खेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मगर पढ़ने के लिए 2 मिनट पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज, ये हमने ये वक्तव्य के द्वारा आपको बताया कि पाठ के अनुसार किस तरीके से था ये वक्तव्य। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक के बचपन के समय बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, स्पष्ट कीजिए। अब जो घटना ये पाठ में हुई थी वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है कि जब नहीं लेते थे, वो जो बात उन्होंने कही है पाठ में, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अपने बचपन के दिनों में लेखक जिन बच्चों के साथ खेलता था उसमें अधिकांश तो स्कूल जाते ही ना थे, और जो कभी गए भी वे पढ़ाई में अरुचि होने के कारण किसी दिन अपना बस्ता तालाब में फेंक कर आ गए और फिर स्कूल गए ही नहीं। उनका सारा ध्यान खेलने में रहता। स्पष्ट है कि लेखक के बचपन के दिनों में बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। तो जो उनका पूरा गैंग था, जो लोग राजस्थान और हरियाणा से आए थे, उनमें क्या था, बच्चे ज्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रहते, अधिकतर तो स्कूल जाते नहीं थे, और जो स्कूल जाते थे उनका मन भी नहीं लगता था, और कभी कदार अगर स्कूल गए तो वहां से मन नहीं हुआ, आके अपना बैग तालाब में फेंक दिया कि अब नहीं पढ़ना, उसके बाद नहीं जाना। तो ये जो लाइनें हैं इनसे ये व्यक्त होता है कि जो स्कूल जाते लेखक के जो मित्र थे वो जब है सभी जो है वो पढ़ाई में किसी भी तरह की रुचि नहीं लिया करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के बचपन में बच्चों के ना पढ़ पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे, इससे आप कितना सहमत हैं? यानी कि लेखक के बचपन में जो लोग अभिभावक जो बच्चे मित्र थे उनके अभिभावक यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार थे बच्चों के ना पढ़ पाने के लिए। ये आप इस बात से कितना सहमत हैं, आपको ये बताना है। लेखक के बचपन में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास नहीं करते थे, ये उन्होंने बताया भी है। परचूनी और अढ़ाइती जैसे कारोबारी भी अध्यापक से कहते कि मास्टर जी इसे कौन सा तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास की मुनीमी का काम सिखा देंगे। स्कूल में अभी तक यह कुछ भी नहीं सीख पाया है। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई ना हो पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार रहते थे। मतलब क्या था, पेरेंट्स खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि बच्चे पढ़ें। उन्हें लगता था यार कौन सा बड़ा आदमी बनना है, इतना पैसा कमाना है, कुछ करना है, थोड़ा जोड़ घटाना सीख जाए, हिसाब किताब सीख जाए तो हम पंडित जी के पास लगा देंगे अड़ाती में। तो इस तरीके से वो बच्चे माँ बाप खुद नहीं चाहते थे कि बच्चे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले। तो भाई बच्चे कहाँ से इंटरेस्ट लेंगे जब खुद पेरेंट्स ही नहीं चाहेंगे कि बच्चे पढ़ें। प्रश्न संख्या 4 है, गर्मी की छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में लेखक ने क्या अंतर बताया है? पहले दिन और आखिरी दिन में, पहले दिन से तो भाई छुट्टियां शुरू हुई तो खूब हड़कम रहती थी, 1 महीना तक खूब मस्ती होती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, हिसाब किताब शुरू होता था, 1 महीना बचा है, 200 सवाल करने हैं, अगर 10 सवाल भी हम पर डे करेंगे तो 20 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आखिरी दिन आते आते क्या होता था, सारे दिन खेल में निकल जाते थे और एक भी सवाल नहीं होता था।
तब क्या लगता था? डर लगता था स्कूल जाने में। अब क्या है, लेखक ने बताया कि जब गर्मी की छुट्टियां 1.5-2 महीने की हुआ करती थी, छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह तक बच्चे खूब खेल कूद किया करते थे। वे सारा समय खेलने में बिताया करते थे। छुट्टियों के आखिरी 15-20 दिनों में अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने का हिसाब लगाते और कार्य पूरा करने की योजना बनाते हुए उन छुट्टियों को भी खेल कूद में बिता दिया करते थे। तो मतलब हिसाब लगा रहे कि इतने दिन में इतने हो जाएंगे, इतने दिन में उतने हो जाएंगे, हिसाब किताब लगाते, लेकिन कार्य करते समय उनका सारा हिसाब किताब लगाते बीत जाता और एक भी दिन उनका कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया करता था। तो यहाँ पर ये पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इस पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। वन शॉट रिवीजन सिर्फ हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सभी सब्जेक्ट में आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आपको मिलेंगी कहाँ? तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वन शॉट रिवीजन है, तो इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, 9, 10, 11, 12। तो आप कहाँ पर हैं? 10th में। आप यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने 10th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको करना क्या है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे, उसके सामने आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, सभी सामने आएंगी। सेलेक्ट कीजिए, क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट होते ही आप अपने रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके एग्जाम अच्छे होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की ही काफ़ी अच्छे से सफल होगी। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।